सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची घटनाएं लेकर। बट आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि कुछ टाइम पहले से आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे एक अर्बन लेजेंड छुपा काबरा से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे। तो इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ छुपा काबरा से जुड़ी एक सच्ची घटना की तरफ बढ़ने से पहले बस आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इंसिडेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर छुपा काबरा है क्या। दरअसल ये एक अमेरिकन अर्बन लेजेंड का एक क्रिप्टाइड क्रिएचर है। अब जिन लोगों को क्रिप्टाइड्स के बारे में नहीं पता, ये कुछ ऐसे खास तरह के जानवर या फिर अननोन बीइंग्स होते हैं जिनको आज तक हमारे साइंस ने एक्सेप्ट नहीं करा है और ये काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी और अलग किस्म के होते हैं। बात करूँ छुपा काबरा की तो जिन लोगों ने इसे देखा उनका कहना है कि इसकी हाइट काफ़ी ऊंची होती है और इसके शरीर पर बाल काफ़ी कम होते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इसके दांत आगे वाले बहुत ही नुकीले होते हैं और ये दिखने में काफ़ी भयानक दिखता है। सबसे पहले छुपा काबरा देखने की घटनाएं साल 1995 में पोर्टो रिको में हुई थी और इसके बाद धीरे धीरे मैक्सिको, अमेरिका और उसके बाद तो रशिया, यूरोप और ऐसे कई देशों में इसको देखे जाने की खबर सामने आई। एक और बात जो इसके बारे में प्रचलित है वो ये कि ये पालतू जानवरों या फिर किसी भी तरह के जानवरों को और ख़ास तौर पर बकरियों को जान से मार देता है और उनका खून पी जाता है। लोगों की माने तो जिनका ये खून पीते हैं उनके शरीर पर कुछ खास तरह के निशान छोड़ जाते हैं जो कि माना जाता है कि उनके दांतों के हैं। जिस टाइम पर इसकी घटनाएं शुरू हुई थी उस समय पर ये लोगों के बीच में एक काफ़ी बड़ा विषय बन चुका था और लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। ठीक उसी तरह जिस तरह आज से कुछ समय पहले दिल्ली में मंकी मैन का आतंक मचा था और उसके बाद चोटी काटने वाली चुड़ैल का। इसी के साथ हम बढ़ते हैं घटना की तरफ जो कि एक यूज़र ने इंटरनेट पर पोस्ट करी है। आइए अब स्टोरी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। उस समय पर मुझे एक डॉक्यूमेंट्री पर काम करना था जिसके लिए मैं न्यू मैक्सिको जा रहा था। वहाँ पर मैंने ऑनलाइन कई सारे होटल्स को चेक करा जहाँ पर मैं रुक सकता था, बट जो होटल मुझे मिला था वो मेन रोड से काफ़ी अलग था, जिस कारण मैंने वहाँ पर रूम लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि रास्ते में जाते जाते मैं किसी ऑन रोड पड़ने वाले होटल को ही बुक कर लूँगा। एक बार जब मैं टाउन में आ गया उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लिया और आसपास के घरों को देखने लगा। घरों को देखते टाइम मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी वो ये कि वहाँ पर सभी घरों के दरवाज़ों पर एक ख़ास तरह का सिंबल बना हुआ था। वो सिंबल मैं भी नहीं पहचानता था, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो किस तरह का था, पर वो सिंबल सभी घरों के दरवाज़ों पर हरे कलर से बना हुआ था। ये देखकर मेरे मन में एक अजीब सी चीज़ तो आई, बट मैंने इसको इग्नोर करा और आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे ऑन रोड ही एक होटल मिल गया और मैंने वहाँ पर अपनी गाड़ी लगाई और अंदर जाकर चेकिंग करने लगा। मुझे वहाँ पर रूम भी आसानी से मिल गया। चेकिंग के दौरान मैं फ्रंट डेस्क पर बैठी उस लेडी से बातचीत करने लगा और उसी दौरान मेरे मुंह से वो दरवाज़ों पर निशान वाली बात भी निकल ही गई। जब मैंने उस लड़की से उस निशान के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये वहाँ का एक लोकल ट्रेडिशन है और पता नहीं क्यों वो इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलने से बच रही थी। ऐसा मुझे उसके बिहेवियर से लगा और उसके बाद हमने इस टॉपिक को बंद करा और मैं अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। उस रात क्योंकि मैं ट्रैवल करके थक गया था तो सो ही गया और अगली सुबह अपनी डॉक्यूमेंट्री के काम से मैं डेजर्ट की तरफ चला गया। अब मैं एक कच्ची सड़क पर आ चुका था और धीरे धीरे कम स्पीड में ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। लगभग आधा मील आगे जाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच
एक मरी हुई गाय पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए ज़्यादा समय ना बीता हो। मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को एक गायों के झुंड के कारण सड़क पर रुकना पड़ा था। तो मुझे इस बारे में सोचकर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई कि किसी शराबी ने नशे की हालत में ऐसे ही किसी गायों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी होगी। बट फिर भी वो बॉडी थोड़ी अजीब सी लग रही थी। बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना ही सही समझा। मैं तो वहाँ साइड से निकल गया, बट मेरे ठीक पीछे एक छोटा ट्रक आ रहा था जो कि उसकी बॉडी के ऊपर से ऐसे निकल गया मानो उसने उसे देखा ही ना हो। और वो चीज़ मैंने अपने मिरर में देखी, जिसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। बट मैं चलता रहा। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और जल्दी अपनी लोकेशन ढूंढकर मैं अपना काम करने लगा। मैं लगभग वहाँ पर 15 घंटे रहा हूँगा, यानी कि इस बात का अंदाज़ा आप लगा चुके होंगे कि मेरे वापस लौटने तक अंधेरा हो चुका था। और अंधेरा ही नहीं, काफ़ी काली रात हो चुकी थी। मैं अब दोबारा उसी सुनसान रोड से आगे की तरफ बढ़ रहा था। उस रात पता नहीं क्यों अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। दोपहर तक तो मौसम बिल्कुल साफ था, बट अब इस वक्त काले बादलों ने आसमान को पूरी तरीके से घेर लिया था और आसमान में ना तो चांद दिख रहा था और ना ही किसी भी तरह के तारे। यानी रोड पर बस मेरी गाड़ी की हेडलाइट की ही रोशनी पड़ रही थी। इसके अलावा रोड के साइड में जो मैं अजीब सी चीज़ देख रहा था, वो शायद कुछ जानवर थे जो कि रोड के साइड में पता नहीं क्यों बैठे हुए थे, जिनमें से ज़्यादातर गाय और कुछ और छोटे मोटे जानवर थे। पर पता नहीं क्यों वहाँ से निकलते वक्त मेरे मन में अजीब सी फीलिंग आने लगी, जिस कारण मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को लगभग 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर कर लिया। मेरी कार तेज़ी से उस रोड पर आगे बढ़ रही थी और तब मैंने उस चीज़ को रोड पर एकदम से ही आते हुए देखा। मुझे वो पीछे से नहीं दिख रहा था, बल्कि एक पॉइंट पर आने के बाद अचानक से ही रोड के बीचों बीच मैंने वो लंबी सी चीज़ देखी, जो कि पहले तो देखने में एक बड़ी सी गाय लग रहा था। बट गाय तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसकी हाइट मेरे ख्याल से 9 या 10 फीट की रही होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी। और मैंने नहीं सुना था कि इतनी ऊंची भी गाय होती है या नहीं। मैंने तेज़ी से अपनी गाड़ी के ब्रेक्स मारे और अपनी गाड़ी को रोक लिया और अब मैं सोच रहा था कि मुझे वहाँ से कैसे निकलना है। और सही बड़ा सवाल जो मेरे मन में था कि वो चीज़ आखिर थी क्या जो कि मेरे सामने थी। मैं अपने आधे मन से भले मान भी लेता कि वो गाय थी, बट मेरे को अंदर से लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ और था जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मेरी हार्ट बीट तो खैर उसी वक्त से तेज़ हो गई थी जब मैंने रोड के साइड में तरह तरह के जानवर बैठे हुए पाए थे। थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी को उसके साइड में से निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली और गाड़ी को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाने लगा। बट जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था, उसको देखकर मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने उतनी बड़ी गाय या फिर वो जो भी कुछ था ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। और जब मैंने उसे थोड़ा और करीब से देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसकी टांगें किसी गाय जैसी तो नहीं थी, बल्कि काफ़ी पतली पतली थी, जो कि काफ़ी ऊंची थी। अब धीरे धीरे मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था और मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है। और जितना मैं उस पॉइंट से देख पा रहा था वो ये कि पहला, वो जो भी चीज़ थी भले वो पीछे से गाय लग रही थी, पर उसका आगे का हिस्सा गाय का बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरी चीज़ जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो ये कि वो अपनी पतली सी गर्दन को पीछे घुमाए सीधा मेरी आंखों में झांक रही थी। मैं बस उसकी आंखों को चमकते हुए देख पा रहा था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने अपनी गाड़ी को इतनी तेज़ी से रिवर्स गियर में डाला और पीछे लिया, और उसके बाद वापस से मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। अगली चीज़ जो मुझे याद है वो ये कि वो चीज़ काफ़ी तेज़ी से भागते भागते मेरा पीछा करने लगी, और थोड़ी सी देर में मैंने पाया कि वो मेरी गाड़ी के छत के ऊपर चढ़ गई थी और मेरी गाड़ी में उसने अपने नाखून भी मार दिए थे, जिनमें से एक नाखून मेरी गाड़ी की छत को फाड़ते हुए नीचे की तरफ आ चुका था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने गाड़ी की स्पीड को तेज़ी से बढ़ाया और उसके बाद एकदम से ही ब्रेक्स लगा दिए, जिससे वो जो चीज़ थी वो आगे की तरफ को गिरी और उससे मेरी गाड़ी की विंडशील्ड भी टूट गई। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी को वापस सही रास्ते पर घुमाया, जिससे मैं अपने होटल पहुंच सकूं, और अपनी स्पीड को मैंने एक बार फिर से काफ़ी तेज़ कर लिया। गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हुए मैं मिरर की सहायता से पीछे देख रहा था, और जो मैं देख रहा था वो मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि पीछे से मुझे बस तेज़ तेज़ गुर्राने की आवाज़ आ रही थी और मेरे सामने बस मुझे अंधेरा दिख रहा था, क्योंकि उस चीज़ ने मेरी 2 में से 1 हेडलाइट फोड़ दी थी, इसलिए अब उजाला और भी कम था। मुझे पीछे वो दिख नहीं पा रहा था अंधेरे के कारण, पर मैं उसके गुर्राने की आवाज़ से ये अंदाज़ा लगा पा रहा था कि वो मेरे ज़्यादा पीछे नहीं था। मैंने अपनी गाड़ी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा दिया था, और तब भी वो चीज़ मेरे बिल्कुल पीछे आ रही थी और तेज़ी से गुर्रा रही थी। और तभी किसी चीज़ ने मेरी गाड़ी के साइड वाले दरवाजे को तेज़ी से खींचा, जिससे मेरी विंडो भी टूट गई। इस घटना की वजह से गाड़ी तेज़ी से डिस्बैलेंस हुई और इधर उधर हिलने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल किया और उसके बाद एक बार फिर से अपनी स्पीड को और तेज़ करा। मुझे इतना पता था वो जो भी चीज़ थी बहुत तेज़ थी और बिल्कुल मेरे पीछे थी, पर मैं एक गलती कर चुका था। मैं एक गलत रास्ते में अपनी गाड़ी को मोड़ चुका था और अब जल्दी मेरे सामने स्टॉप का सिंबल आ गया था, और मैंने अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से घुमाते हुए रोक लिया, और वो जो भी चीज़ थी वो एकदम से ही मेरे सामने आ गई। पता नहीं कैसे मेरे अंदर उतनी हिम्मत आ गई कि मैंने अपनी गाड़ी को ठीक उसके साइड में से निकालते हुए आगे की ओर फिर से बढ़ा दिया। वो चीज़ अब भी लगातार पीछे से गुर्राए जा रही थी। अब तो मैंने न जाने अपनी गाड़ी की स्पीड को कितना तेज़ कर लिया, लगभग 90 से भी ऊपर, और उसके बाद मैं लगभग 10 मिनट तक चलता रहा, और पीछे से अब मुझे लगने लगा कि वो मेरे से कुछ दूर जा चुका था। और तब मैंने अपने आगे की तरफ एक चौराहे के पास एक पुलिस कार देखी। शायद उसमें जो पुलिस वाला बैठा था वो मेरी गाड़ी के तेज़ स्पीड को देखकर मुझे रोकना चाहता था, बट मैं उस वक्त गाड़ी रोकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, और मैंने अपनी गाड़ी सीधा वहाँ से तेज़ी से निकाल ली। इसके बाद मैं मिरर की सहायता से उस पुलिस की वैन को देखता रहा, और मेरे रोंगटे तो उस वक्त खड़े हो गए जब मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद एकदम से एक तेज़ से झटके के बाद वो गाड़ी जो कि पुलिस की थी एकदम से ही उल्टी होकर पड़ी थी, क्योंकि उसकी लाइट्स अब नीचे की तरफ दिख रही थी मुझे। मैं समझ चुका था कि उस पुलिस वाले के साथ कोई अनहोनी हो चुकी थी। मैं डर के मारे अब भी नहीं रुका और आगे बढ़ता गया, और अब मैंने अपनी गाड़ी को सीधा अपने होटल के ही पास लाके रोका। मैंने अपनी गाड़ी को भी पार्किंग में उस जगह पर लगाया जहाँ पर मैं अपने रूम से अपनी कार को देख सकूँ। अपने रूम में जाने के बाद मैं विंडो से लगातार अपनी गाड़ी को देख रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो चीज़ शायद मेरा पीछा करते हुए मेरे साथ आ जाएगी। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ अभी अभी ये क्या हुआ है। मैंने इस चीज़ के बारे में सर्च करने की कोशिश करी जिसने मुझ पर अभी अभी अटैक करा था, और जो चीज़ मैंने सबसे नज़दीक पाई वो थी चुपाकाब्रा। मुझे ये भी पता चला कि वहाँ के लोकल लोग उस चीज़ की पूजा करते हैं, पर एक चीज़ जो कि अजीब थी वो ये कि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। मुझे नहीं पता कि मेरा सामना आखिर किस चीज़ से हुआ। अगर आप में से किसी को इस बारे में कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले इंसिडेंट की तरफ। ये बात साल 1999 की है। उस समय पर मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ एक घर में शिफ्ट हुई थी। वहाँ पर हम भले ही ज़्यादा समय तक ना रुके हों, बट उस घर में हमारे साथ जो चीज़ें हुईं उन्हें मैं कभी नहीं भुला पाऊँगी। उस टाइम पर मेरे बच्चों की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। मेरे बड़े बेटे की उम्र थी 6 साल और छोटे वाले की 3 साल। वो जो हमें घर मिला था एक्चुअली में वो एक बड़ा सा फार्म हाउस था, जहाँ पर पास ही में एक फार्म भी था जो कि काफ़ी समय पहले शायद बंद हो चुका था। मे बी उसका कंस्ट्रक्शन 1950s या 60s के आसपास का था। वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसका एक पार्ट हमने ख़रीदा था। उसमें काफ़ी तरह तरह की पुरानी बिल्डिंग्स और भी थी, और कई सारे कुएं जो कि शायद वही लोग यूज़ करा करते होंगे।
उस जगह को देखते के साथ ही हम लोगों ने पसंद कर लिया। स्टार्टिंग में कुछ अजीब हुआ भी नहीं और हम लोग काफ़ी खुशी खुशी वहाँ पर रह रहे थे। बस एक चीज़ जो कि मुझे वहाँ पर फील होती थी वो ये कि बीच बीच में मुझे अपने घर के काम करते वक्त ऐसा लगता था मानो कोई मुझे देख रहा हो। कभी कभी रात के बाद बाकी की प्रॉपर्टी से अजीब सी आवाज़ें भी आती थी, बट हम लोग जानवरों की आवाज़ समझ के उन आवाज़ों को इग्नोर कर देते थे। तो ये बात कुछ समय बाद की है, जब मैं और मेरे एक्स हस्बैंड वहाँ पर गार्डन में बैठे हुए थे और अपने बच्चों को दूर से खेलते हुए देख रहे थे। उस टाइम पर मेरी नज़र अपने सामने वाले प्लॉट के कुएं के पास गई, जो कि देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसके पास में बाकी जितने भी कुएं थे उनका स्ट्रक्चर्स उस वाले से कुछ अलग सा था। इसीलिए मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं उसके पास जाकर उसे देखूं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वहाँ पर गए और हम वहाँ पर देखने लगे। उस टाइम पर हम उस कुएं के अंदर भी झांकने लगे और तब एकदम से ही मेरे हस्बैंड ने कहा, शायद मुझे कुछ दिखा। इसके बाद वो ध्यान से एक रस्सी लेकर आए और बाहर एक पत्थर से बांधकर वो उस रस्सी के सहारे थोड़ा नीचे गए और उसके बाद जब वो ऊपर आए तो एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड लेकर आए थे, जो कि देखने में उस टाइम पर पता नहीं क्यों हमें बस एक फ़नी सा हैलोवीन बोर्ड लग रहा था, बट वो क्या चीज़ थी हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं था। हमने सोचा कुछ समय बाद क्योंकि हैलोवीन आ ही जाएगा तो क्यों ना हम उसको भी अपनी डेकोरेशंस में यूज़ कर लें, और इसी कारण हमने उसको निकाल लिया और अपने स्टोर रूम के पास जाकर रख दिया। और इसी के बाद से सारी घटनाएं एकदम से शुरू हुई। बीच बीच में मैं देखती कि मेरा जो बड़ा बेटा था जिसकी उम्र 6 साल थी, वो अपने भाई के साथ अब ज़्यादा नहीं खेलता था। वो कई बार अपने कमरे में अकेले ही बैठा रहता और मानो खुद से ही बातें किया करता। स्टार्टिंग में तो थोड़े टाइम तक मैंने इस चीज़ को इग्नोर करा, बट जब मुझे ये बात अजीब लगने लगी तो मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम क्या करते रहते हो और तुम किससे बात करते हो। तो उसने मुझे एक छोटा सा जवाब दिया अपने दोस्त से। मैंने कहा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा दोस्त कैसा है? उसने बस मुझसे एक छोटा सा वर्ड नाइस बोला। मैंने उससे और पूछा कि आखिर वो दिखता कैसा है और कहाँ पर है। तो उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं भी थोड़ा चौंक गई। उसने बोला उसका सिर नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा डर तो आ ही गया था, और मैंने उसके बाद उसे दोबारा कभी भी अकेले छोड़ना सही नहीं समझा और मैं उसे हमेशा अपने भाई के पास ही रखती, अपने पास रखती। धीरे धीरे मुझे लगने भी लगा था कि शायद अब ये बात बदल चुकी है और वो उस चीज़ को भूल चुका है, क्योंकि वो दोबारा से अपने भाई के साथ पहले ऐसे ही खेलने लगा था। बट लगभग 1 हफ्ते बाद एक अजीब घटना हुई। रात में मैं सो रही थी कि अचानक से ही मेरा वो बेटा मेरे पास आया और उसने मुझे रोते हुए उठा दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया है, और जब मैं उसे वापस उसके रूम में लेकर गई और उसके बेड पर लिटाकर जब मैंने उसे दोबारा सुलाया तो वो कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला नहीं रहना। मैंने उसे उसकी फेवरेट लोरी भी सुनाई, बट वो अब भी सो नहीं रहा था। काफ़ी देर तक जब मैंने उसे यकीन दिलाया कि वो बस एक बुरा सपना था और कुछ भी नहीं, तब जाकर मैं उसे सुला पाई। और अगले 1 हफ्ते तक ये चीज़ ऐसे ही चलती रही। वो रात में अकेले सो ही नहीं पाता था। इसी हफ्ते के दौरान मैंने अपने बच्चों के साथ घर में ही लुका छुपी खेलना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं अपने हॉलवे में खड़ी होकर 10 तक की गिनती कर रही थी और उस टाइम पर मुझे कपबोर्ड की साइड से कुछ आवाज़ें आई और उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, बस 2-3 फीट। तो मुझे लगा कि शायद मेरा बड़ा बेटा वहीं पर छुपने के लिए गया हुआ है, और मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी काउंटिंग पूरी करी और उसके बाद मैं उन्हें ढूंढने लगी। जब मैं किचन की साइड आई और मैंने उस कपबोर्ड को देखा तो पाया कि उसका गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, जिससे मुझे यकीन सा हो गया था कि शायद वो वहीं पर बैठकर छुपा हुआ है। मैं वहाँ पर गई और जब मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि मुझे पक्का लगा था कि वो वहीं पर है। और उसके बाद मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाई थी, और जब मैंने उसे ढूंढा तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो उस रूम में था जो कि मेरी साइड पर था, यानी कि जिस साइड से मुझे आवाज़ आ रही थी उस साइड पर तो कोई था ही नहीं।
उसी दिन रात के समय एकदम से ही मुझे मेरे बेटे के चीखने की आवाज़ आई और मैं भागते हुए उसके रूम में गई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम बुरा सपना आया? तो उसने बोला नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने वहीं पर अपने रूम के अलमारी के पास इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर नीचे की साइड एक छोटी सी अलमीरा टाइप की बनी हुई थी, जिसमें एक छोटा सा डोर लगा हुआ था जो कि उस समय पर थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने वहाँ पर इशारा करते हुए कहा, मेरा वो दोस्त मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा। मैंने उससे पूछा कि अपने दोस्त से पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब उसने जो चीज़ कही उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने जवाब दिया कि उसका दोस्त कुछ ढूंढ रहा है। मैंने पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्या ढूंढ रहा है? उसने बताया कि वो अपना सिर ढूंढ रहा है। ये बात सुनते के साथ ही मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी, पर मैं उस टाइम पर इमोशनल सी भी हो गई थी और मैंने गुस्से में कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, मेरे बच्चे को प्लीज़ तुम अकेला छोड़ दो। मेरा बच्चा किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे उस टाइम पर यकीन हो गया था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने अपने बेटे से पूछा तो उसने उस लड़के का नाम जॉर्ज बताया जो कि वहाँ पर था। उसकी बातें सुनकर मुझे डर सा लगने लगा था और जब मैं उस अनजानी चीज़ से बात कर रही थी उस समय पर मेरा बेटा मुझे देखकर हंस रहा था, ये बोलते हुए कि वो आपको देखकर हंस रहा है, ये बोलता हुआ कि वो आपको देखकर अजीब से इशारे कर रहा है। मुझे लगा था कि शायद मेरे बेटे को अब और कोई दिक्कत नहीं होगी, बट उसे अब बार बार ऐसा ही लगने लगा था और वो हर रात ऐसे ही चिल्लाने लगा था। 2 दिन बाद एक बार फिर से जब वो चिल्लाया तो उसने बताया कि जॉर्ज अब गुस्से में है और वो मुझे परेशान करता जा रहा है। इसी वजह से अब मैंने डिसाइड करा कि अब हम सभी लोग एक ही रूम में सोएंगे, जिससे मुझे लगा कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और कुछ टाइम तक ऐसा हुआ भी। अगले कुछ महीने हमारे उस घर में ठीक से बीते, बट उसके बाद जब हमारे आखिरी कुछ दिन की बात आई थी उस समय पर मुझे कुछ ऐसी बात पता चली जिसे जानने के बाद मैं हैरान रह गई। मैं अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी। मैं उस लकड़ी के बोर्ड के बारे में भूल ही गई थी जो कि मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पर वो निकाला था। तब एकदम से ही मेरी नज़र उसके ऊपर गई और मैंने उसे देखना शुरू कर दिया। दरअसल उस पर कुछ लिखा हुआ था बट काफ़ी ज़्यादा मिटा हुआ सा था, क्योंकि आखिरकार था तो एक लकड़ी का बोर्ड। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक ग्रेवस्टोन बोर्ड था और उस पर एक नाम लिखा हुआ था जिसे पढ़ने के बाद मेरी रूह कांप गई। उसके ऊपर जॉर्ज लिखा था और उसके थोड़ा नीचे एक बड़ा सा पैराग्राफ भी था जो कि अब लगभग मिट गया था, लेकिन उसकी सबसे नीचे की लाइन वो मैं अब भी देख पा रही थी, जिसमें लिखा हुआ था, जब तक उसे अपना सर नहीं मिलेगा उसे शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही मैंने वो चीज़ देखी मैंने फ़ौरन अपने हस्बैंड के हाथों उस चीज़ को उसी जगह पर रखवा दिया जहाँ से उन्होंने उस चीज़ को निकाला था। 3 दिन बाद ही हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया और वहाँ से वापस शिफ्ट हो गए। पर उसके बाद भी अगले काफ़ी समय तक मेरे बड़े बेटे को उस जगह से रिलेटेड बुरे सपने लगातार आते रहते। कुछ साल बाद तो एक अजीब सी चीज़ हुई कि वो उस बारे में बिल्कुल भूल गया था और मुझे भी लगा कि शायद अब वो भूल गया है इस बारे में। बट अब इतने सालों बाद एकदम से ही उसने मुझे उस इंसिडेंट्स के बारे में कुछ सवाल करना शुरू कर दिए और ये देखकर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। उस जगह पर गए हुए भी हमें काफ़ी समय हो गया था, इसलिए मैं अब एक बार उस जगह पर जाकर देखने की सोची और तब मुझे पता लगा कि अब वो घर वहाँ पर था ही नहीं, वहाँ पर उसे तोड़ दिया गया था। मैं अब बस ये सोचती हूँ कि क्या कभी जॉर्ज को अपना सर मिला होगा। मेरा नाम तरुण त्यागी है और मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, बट पिछले 8 सालों से मैं उत्तराखंड के देहरादून में रहता हूँ। ये मेरे साथ घटी पहली ऐसी घटना है और ये घटना भी एक ऐसी जगह की है जहाँ पर शायद ही आप इस घटना के बारे में यकीन करें, जम्मू कटरा की। हाँ, दरअसल जब मैं अपने 3 दोस्तों के साथ
माँ वैष्णो देवी मंदिर गया था। ये तभी की घटना है। हमने सहारनपुर से ट्रेन पकड़ी जम्मू जाने के लिए। उसके बाद हम कटरा स्टेशन पहुँचे तो हमें ट्रैवल करके थकान हो गई थी और अभी हमें मंदिर जाने के लिए नहाने और फ्रेश होने की भी ज़रूरत थी। तो इसी वजह से हमने सोचा कि हम कोई रूम रेंट पर ले लेते हैं, जिससे कि हम लोग फ्रेश हो जाएं और अपना सामान भी वहीं रखें और उसके बाद आगे का सफ़र तय कर सकें। इसके बाद जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले तो वहाँ पर कई सारी टैक्सी खड़ी हुई थी जो कि रूम्स भी अवेलेबल करवा देते हैं। सब ने लेकिन अपने रेट्स काफ़ी ज़्यादा बताए, बट एक टैक्सी वाला था जिसमें उन सबसे कम रेट थे। हमें भी यही लगा कि बाकी सब तो वैसे भी लूटने के चक्कर में ही हैं, यही ठीक है। माता के दर्शन करके हमें वापस ही जाना है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो रुकना नहीं है। तो हमने यही सोचकर उसको फाइनल कर दिया और अपना सामान टैक्सी में रख के उसके साथ चल दिए। हम अभी थोड़ा सा आगे गए होंगे कि हम एक होटल पहुँच गए। बाहर से तो होटल अच्छा लग रहा था और जगह आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हम लोगों ने सब कुछ अवॉइड किया और उसके बाद हम होटल के अंदर चले गए। तो मैनेजर ने हमें रूम की चाबी दी और उसके बाद हम लोग रूम की तरफ चल दिए। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। जब हम अपने रूम के लिए जा रहे थे तो मैंने नोटिस करा कि उन लोगों ने कई जगहों पर मिट्टी वाले छोटे से दिए जला रखे थे, जैसे लाइन की पैड़ी पर रूम्स के आसपास। तो मुझे लगा शायद धार्मिक जगह है तो शायद इसीलिए इन्होंने ऐसा करा है, और या फिर अपने होटल को कुछ डिफरेंट लुक देने के लिए। हमने अपना रूम खोला और उसके बाद हम अंदर चले गए। हमने अपना सामान साइड में रखा और बेड पर बैठकर अपने शूज़ निकालने लगे। तो मैंने नोटिस करा कि ज़मीन पर कुछ रेड कलर की बूंदें पड़ी हुई थी। मैंने अपने एक दोस्त को तुरंत बोला कि क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है, ज़मीन पर खून पड़ा हुआ है। उसने अपना पैर चेक किया और बोला नहीं भैया मैं तो ठीक हूँ। फिर उसने बोला भैया इस ज़मीन पर खून नहीं है, शायद पेंट जैसा कुछ है। हमने भी इस बात को अवॉइड करा और एक एक करके फ्रेश होने लगे। उसके बाद हम यात्रा पर निकल पड़े। हम सब पहली बार वैष्णो देवी गए थे तो हमारे लिए सफ़र बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्ट था। जाते टाइम हम सब ने बोला कि सब लोग साथ ही रहना, ये नहीं कि अपने अपने में चल दिए। तो आखिरकार चलते चलते हम सभी लोग माता के द्वार पहुंच गए। वहां पर लगभग 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि हम नवरात्रि के पहले दिन वहां पहुंचे थे। तो 2-3 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हमें दर्शन करने का मौका मिल गया। वैष्णो देवी माता का दर्शन करके यात्रा तब पूरी होती है जब आप भैरव बाबा के भी दर्शन कर लें, और जो लोग वहाँ गए हैं वो इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये माना जाता है अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो हमने जैसे ही माता के दर्शन किए और हम बाबा के दर्शन के लिए चले तो मेरे सीधे पैर की एक नस में एकदम से खिंचाव हो गया और मेरी हालत 2 कदम भी चलने की नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की बट मैं और चढ़ाई नहीं कर पाया। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाइयों मेरी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही, आप लोग होकर आ जाओ, मैं यहीं वेट करता हूँ, इतना मेरा पैर भी शायद ठीक हो जाएगा। बट उन सब ने मेरे लिए अकेले रहने के लिए मना कर दिया और बोले कि भैया हमने पहले ही बोला था जाएंगे तो सब साथ, वरना कोई बात नहीं। मैं बहुत बोला बट वो लोग नहीं माने और फाइनली हम लोग वापस होटल जाने का मन बना लिए। वापस जाते हुए भी मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बट मैं धीरे धीरे चलता रहा। रास्ते में एक मेडिकल शॉप मिली और मैंने वहाँ से कुछ टैबलेट्स ली, जिससे मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया और हम लोग ऐसे ही वापस होटल आ गए। हम सब लोग सुबह के 9 बजे होटल पहुँचे थे और उसके बाद फ्रेश होकर मैं सोने लग गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन और थकान हो रही थी तो मैं बेड पर लेट गया और मेरा एक दोस्त भी वहीं मेरे साथ ही लेट गया। बाकी जो 2 दोस्त थे वो घूमने के लिए बाहर चले गए। वो दोनों घूमकर जब वापस रूम में आए तो उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो दोनों में से एक दोस्त को लगा जैसे कुर्सी पर कोई बैठा हो, बट जब उसने बेड पर देखा तो हम दोनों सोए हुए थे। उसको लगा कि शायद ये उसका वहम है तो उसने किसी को भी नहीं बोला और नहाने चला गया।
फिर दोपहर को रूम सर्विस वाला लंच लेके रूम के गेट पर आया और हमने रूम खोला और खाना लेकर खाना खा लिया। अब मैं सोच रहा था कि उठने के बाद मुझे अच्छा महसूस होगा, पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। अगर मैं दिन में सो जाता हूँ तो रात को मुझे बहुत लेट नींद आती है। इसी वजह से हमने बातें करते करते टाइम पास करना चालू कर दिया। रात हुई और हमने होटल में ही डिनर किया। रात को 10 बजे तक हम लोग गप्पे मारते रहे। तभी एक दोस्त ने बोला कि भैया दोबारा भूख लग गई, कुछ खाने को मंगवाओ। तो हमने होटल स्टाफ को कॉल करी तो कोई उठा ही नहीं रहा था। हम सब नीचे रिसेप्शन पर गए तो देखा कि सारा स्टाफ सो गया था। हमने खाना पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और बोला बाहर जाकर कुछ खा लो। इसके बाद हम घूमने के लिए बाहर चले गए और थोड़ा और दूर जाकर हमें एक ठेली दिखाई दी, जहाँ जाकर हमने मैगी बनवाई और हम सबने मिलके खाई। बातों बातों में ठेली के मालिक से हमारी अच्छी बात हो गई और हम लोग वापस होटल आकर सोने लगे। हम 3 दोस्त बेड पर और एक दोस्त नीचे ज़मीन पर लेट गया। वो सब लोग लेटते ही सो गए, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं लेटा ही रहा। बेड पर 2 दोस्त एक साइड में थे और मैं एक दूसरी साइड लेटा हुआ था। लेटे लेटे काफ़ी टाइम हो गया था, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस लेटा रहा। मेरे बगल में खिड़की के पास नीचे एक प्लग था। मैंने सोचा मेरा फ़ोन ऑफ है तो मैं चार्ज कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने प्लग में चार्जर लगाया और फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर फ़ोन को खिड़की के पास रख दिया और उसके बाद मैं खुद सोने की कोशिश करने लगा। लगभग रात के 1-2 बज रहे होंगे, तब मुझे ऐसा लगा कि नीचे गली में कोई कुत्ते भौंक रहे हैं और ऐसी ही तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। काफ़ी देर तक ये चीज़ ऐसी चलती रही और वो कुत्ते अब काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से भौंके जा रहे थे, वो भी कंटिन्यूसली। मैं अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था और डिस्टर्ब हो रहा था। उसके बाद एकदम से खिड़की पर इतने तेज़ आवाज़ आई कि मानो खिड़की पर लगे पर्दे उड़ के ऊपर छत तक गए और स्लो मोशन में वापस नीचे आने लगे। उसके बाद कुत्ते का भौंकना और ज़्यादा तेज़ हो गया और अब मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगी। पहले मेरा मन हुआ कि खिड़की पर जाकर कुत्ते को डांट के भगा दूं, बट बाद में मुझे डर लगा कि खिड़की पर जाना शायद सही ना हो। मैंने लेटे लेटे ही अपना फ़ोन उठाया और ऑन करके सोचा कि अब गेम खेलता हूँ, टाइम पास हो जाएगा और फिर सो जाऊँगा। बट जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि मेरा फ़ोन तो ऑलरेडी ऑन था, जिसको मैं ऑफ़ करके चार्जिंग में लगाया था। मुझे अब अजीब सा लग रहा था, बट मैं बात किसी को भी बता नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे बेड के साइड से 2 लोगों के बोलने की आवाज़ आई, जिसमें एक लेडी और दूसरी एक आदमी की थी और उनकी भाषा भी मेरी समझ से परे थी। जैसे वो मानो खुसर फुसर कर रहे हो और बहुत तेज़ी से बोल रहे हो आपस में ही। मैं अब पूरी तरह डर चुका था और थोड़ी देर बाद वो आवाज़ भी आना बंद हो गई। 5-10 मिनट निकलने के बाद कूलर के ऊपर रखा पानी का जग नीचे गिर गया और बहुत तेज़ आवाज़ हुई, जिससे अब मुझे लगातार पसीने आने लगे। बट इतनी तेज़ आवाज़ होने के बाद भी मेरा कोई भी दोस्त नींद से नहीं जागा, तो मैंने बेड पे लेटे लेटे घूमने की कोशिश करी जिस तरफ मेरे 2 दोस्त लेटे हुए थे, ताकि मैं उनके पास जाके उन्हें उठा सकूं। बस मैं सोच रहा था कि अगर कोई एक दोस्त भी उठ गया तो मैं बताऊंगा तो कुछ नहीं, बट बातें करके रात काट लूँगा, जिससे मेरा डर चला जाएगा। बट बहुत टाइम हो गया, किसी भी दोस्त की आंख नहीं खोली। फिर मैंने देखा मेरे एक दोस्त ने अपना हाथ ऊपर हवा में उठा रखा है। मैंने सोचा ये कर क्या रहा है। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली हुई थी और पहले तो उसको देखकर मैं ही डर गया, बट मैंने तुरंत तेज़ से बोला, अरे यार अच्छा वो तो उठ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जैसे ही इतना बोला और देखा तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और वापस सो गया। अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था। कुत्तों का भौंकना अब भी चालू था। थोड़ा टाइम निकलने के बाद हवा फिर चली और खिड़की के पर्दे फिर से उड़ने लगे। तभी मैंने देखा सामने दीवार पर कुछ परछाई सी चली जा रही थी, जिसमें मुझे एक लड़की और एक लड़के की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि चलते चलते एकदम से गायब हो गए। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बस मुंह बंद करके लेटा रहा और तभी हमारे बेड पे किसी ने तेज़ी से घूंसा मारा और मानो अब मेरा सब्र खत्म हो गया था। इस आवाज़ से मैंने फाइनली गुस्से में बोला, चल क्या रहा है इस रूम में।
मैं ये बात काफ़ी तेज चिल्ला के बोला और काफ़ी गुस्से में भी, बट अब किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आई। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा और सुबह के लगभग 3-4 बज गए थे। तभी मुझे मंदिर में माता की आरती की आवाज़ आई और सब कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। गली में कुत्ते भी चुप हो गए थे और रूम में भी सब कुछ सही हो गया था। सुबह होने लगी और सब लोग उठने लगे थे। मैंने डिसाइड किया कि मैं रात की बात किसी को भी अभी नहीं बताऊंगा, वापस घर जाके बताना सही रहेगा, क्योंकि सब दोस्त मुझसे छोटे थे और मेरी जिम्मेदारी पर मेरे साथ आए थे। जैसे ही हम उठकर बैठे, मेरे कुछ बोलने से पहले ही एक दोस्त ने बोला, जो कि नीचे लेटा हुआ था, भैया रात में किसी ने मेरा गला दबाया था। इतना सुनते ही फिर मुझे भी पूरी बातें सबको बतानी पड़ी। तभी तीसरे दोस्त ने भी बताया कि दिन में जब आप सो रहे थे और हम रूम का गेट खोले तो कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। मैंने भी देखा बट बताया नहीं। फिर हम सब ने डरते डरते नहाना धोना किया और हमारी ट्रेन शाम को 6 बजे की थी वापसी वाली। हमें भी पूरा दिन निकालना था और उस रूम में रुकना हमें सही नहीं लग रहा था, तो हमने बाहर घूमना और शॉपिंग करने का मन बनाया। हम सब लोग घर के बाहर चले गए और स्टाफ को बोल दिया कि हम शाम को 5 बजे अपना सामान लेने आएंगे, अभी बाहर जा रहे हैं। पहले हमने मार्केट में शॉपिंग करी और जब हम वापस रूम पे जाने के लिए वापस आ रहे थे तो मैंने रास्ते में उन अंकल को देखा जिनके यहाँ हमने रात को मैगी खाई थी। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि चलो कुछ खाते हैं। खाते खाते मैंने अंकल से बातें करनी स्टार्ट कर दी और उनसे ऐसे ही पूछने लगा कि अंकल यहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं, तो कभी ऐसा भी तो होता होगा कि कोई केस हो जाए या फिर कुछ और मैटर। अंकल ने पहले तो इधर उधर की बातें बताई जो मेरे किसी काम की नहीं थी। फिर उन्होंने किसी होटल की बात बताई जो हमारे होटल से थोड़ा दूर था, बट उससे भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो कि मेरी रात की कहानी से मिलता हो। बट अब अंकल ने खुद मुझसे पूछा कि आप लोग किस होटल में रुके हो। तो जब मैंने उनको अपने होटल का नाम बताया तो उन्होंने तुरंत बोला, वो होटल खुल गया क्या? मैंने बोला, खुल गया मतलब? वो तो बहुत टाइम से खुला हुआ है, स्टाफ बोल रहा था। तो उन्होंने बोला, हाँ टाइम तो बहुत हो गया था, बट वो 1 साल से बंद था क्योंकि साल भर पहले कोई कपल वहाँ पर भागकर उस होटल में रुकने आया था और पता नहीं किसी कारण से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से तो होटल बंद था। ये बात सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम एक जोड़े को ही देखा था और सबसे बड़ा झटका तो हमें तब लगा जब अंकल ने वो रूम नंबर बताया, क्योंकि वो वही रूम नंबर था जिसमें हम लोग रात भर रुके थे। फिर मैंने बिना कुछ बोले होटल जाके अपना सामान लिया और टैक्सी करके वापस स्टेशन जाने लगा। तो रास्ते में एक मोड़ पर हमारे टैक्सी के ऊपर रखा बैग नीचे गिर गया। हमने कार रोकी और बैग उठाया और स्टेशन के लिए निकल गए। पूरे रास्ते मैं डरा डरा वापस घर आया और मुझे यही लगता रहा कि कोई हमारे पीछे है। और अगले दिन हम लोग अपने घर पहुंच गए। मेरे साथ वहाँ पर मेरे 3 दोस्त अखिल, सरहद और नमन गए थे। पूरे दिन मैंने दोस्तों के साथ घूमकर टाइम पास करके रात तक वहाँ की सब बातें भूल गया था। और फिर मैं घर पर अकेला था क्योंकि मेरी वाइफ सहारनपुर मेरे घर गई हुई थी। रात में लाइट नहीं थी तो टाइम बीतने लगा। धीरे धीरे 3 घंटे बीत गए पर लाइट नहीं आई और जब रात के 12 बज गए और लाइट नहीं आई तो मुझे नींद आने लगी थी। तब मैंने एक दोस्त को कॉल करके पूछा कि यार तुम्हारे यहाँ की लाइट आ रही है या नहीं आ रही? तो उसने बोला, भैया हमारे यहाँ पे तो लाइट गई ही नहीं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं अपनी बाइक उठाकर रात को ही अपनी मौसी के यहाँ पर सोने चला गया और मैं लेटते ही वहाँ पर 2 मिनट में सो गया। अगले दिन मुझे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी, बट ये सारी चीज़ें मैं एक अलग ही नज़रिए से देख रहा था और डर रहा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरीज़। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो एक लाइक भी करिएगा। आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे अगली वीडियो का टॉपिक भी बता सकते हो। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।